चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे पास्ट ईयर। तो हमने नीट मेंस इन सब के एडवांस पास्ट ईयर किए थे। ठीक है, अब दो ही टॉपिक बचते हैं हमारे चैप्टर में। ठीक है, एक है हमारा गॉस लॉ, क्या होता है, क्या लगाते, कैसे लगाते हैं, वो देखेंगे। और सेकंड है कंडक्टर्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर और गॉस लॉ, यही दो टॉपिक हमारे अब बचे हैं इस चैप्टर में। बाकी सब हो गया फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल। ठीक है, तो गॉस लॉ ध्यान से समझना। ठीक है, एक कंसेप्ट मैं इसमें बताऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल है, उसको ध्यान से समझना, बार बार देख के उसको क्लियर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले हम एक बात करते हैं, एरिया एज अ वेक्टर। ठीक है, आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ते थे। ठीक है, पर फिजिक्स में, गॉस लॉ में और मैग्नेटिज्म में भी आएगा, एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होती है वो ध्यान से समझो। डायरेक्शन किधर होती है, सपोज ये मेरे पास कोई रिंग है या डिस्क है। ठीक है, ये कोई रिंग है आर रेडियस की। ठीक, तो एरिया कितना होगा इसका, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन किधर होगी। तो ध्यान देना, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर हमारे पास कोई सरफेस है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, तो हमेशा जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो कैसा रखा है, ये रिंग ऐसी रखी है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। डिस्क है मान लो आर रेडियस की। ठीक है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सवाल उठता है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो दो डायरेक्शंस आपकी पॉसिबल है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो वो कौन सी डिसाइड करनी है, तो वो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, पर होगी हमेशा किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब दो तरह के सरफेसेस होते हैं, उन्हीं पे चर्चा करेंगे हम। ओपन सरफेस होता है और क्लोज सरफेस होता है। तो ओपन के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेनी है और क्लोज्ड के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेनी है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज ये एक डिस्क है। ठीक है, तो डिस्क के लिए हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ये एक डिस्क है, ध्यान से इमेजिन करना, ये एक डिस्क है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लो ये डिस्क है, एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो या तो ऐसा, ठीक है, या ऐसा। अब वो कौन सा लेना है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, पर जो आपने एक बार ले लिया, पूरा क्वेश्चन आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप डायरेक्शन मान लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो मान के आपको पूरा क्वेश्चन उससे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर जो पूछा होगा वो अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है, एरिया को वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट विल बी प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दो तरह के सरफेसेस की अगर हम बात करें, एक होता है ओपन, ठीक है, एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो ओपन में एरिया वेक्टर कैसे लेना है, क्लोज में कैसे लेना है, ध्यान से सुनना। ओपन का मतलब डिस्क, स्क्वायर, ये सब। ठीक है, और क्लोज सरफेसेस का मतलब स्फीयर, क्यूब, ये सब। ठीक है, तो ओपन में कैसे लेना है, क्लोज में कैसे लेना है। होता क्या है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं कि ओपन के लिए हम कैसे देखें, क्लोज्ड के लिए हम कैसे देखें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो कैसे देखोगे,
तो अगर आप ओपन की बात करें, ओपन सरफेस, ठीक है, तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो उसमें दो पॉसिबल डायरेक्शंस आएंगी, तो उन दोनों में से आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। एंड टेक वन डायरेक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अभी क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओपन सरफेसेस के लिए जैसे रिंग, डिस्क, ठीक है, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, इन सब के लिए एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस दो पॉसिबल डायरेक्शंस आती हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें से कौन सी लेनी है, तो जो आपका मन करे वो डायरेक्शन आप ले सकते हैं। पर एक बार जो आपने डायरेक्शन ले ली, फिर आपको पूरा न्यूमेरिकल उसी डायरेक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ए वेक्टर की वो डायरेक्शन लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसे मैंने अभी अभी बनाया था, ये एक डिस्क है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है हमारी, आर। तो क्वेश्चन है कि बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो ये या ये, ठीक है। मतलब एरिया वेक्टर कैन बी प्लस और माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपको कोई एक लेके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एल साइड का। तो एरिया वेक्टर किधर हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसा भी और ऐसा भी। सो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज प्लस माइनस एल स्क्वायर के कैप, ठीक है। ऐसा भी ले सकते हैं आप, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक। तो ओपन सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और उसमें दो पॉसिबल डायरेक्शंस आएंगी। सरफेस देखना आता है ना सबको, जिस प्लेन में रखा है उसके परपेंडिकुलर जाएगा। सपोज एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, जेड में। क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ध्यान देना, ठीक है। सबको ये आना चाहिए अच्छे से, एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करना है। अगर कोई भी चीज़ आपकी वाई जेड प्लेन में रखी है, सपोज कोई स्क्वायर प्लेट है, वो वाई जेड प्लेन में रखी है, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग दो पॉसिबल है, प्लस आई बी और माइनस आई बी, तो वो आप कहीं भी ले सकते हैं। पर एक बार जो आपने ले ली, फिर उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट देखो, क्लोज्ड सरफेस के लिए कैसे एरिया वेक्टर डिसाइड करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्लोज सरफेस के ही आएंगे हमारे पास, ओपन के बहुत रेयरली कभी आया तो आया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर होगा किधर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पर क्लोज्ड में कैसे देखना है, ध्यान से सुनना। सपोज ये एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एक स्फीयर है सपोज आर रेडियस का, तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसे हमको बनाना है। तो क्लोज सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आपको कौन सी लेनी है, वो लेनी है हमेशा ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। ओपन में आपकी दो पॉसिबल डायरेक्शन है, तो अब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पर होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लोज में भी किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो क्लोज में परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपको कौन सी लेनी है, हमेशा आपको आउटवर्ड नॉर्मल ही लेनी है। मतलब इस केस में हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस कुछ ऐसी लेंगे, छोटे छोटे एरिया वेक्टर की, आउटवर्ड नॉर्मल। दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं। तो ये हो गई हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और क्लैरिटी के लिए एक और क्लोज सरफेस देखते हैं। सपोज क्यूब है हमारे पास, ठीक है, ये स्फीयर था, ठीक है। सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ये, ध्यान से अब सुनना। हम्म। अब कितने फेस होते हैं क्यूब के, क्या 6 फेसेस, ठीक।
तो हर एक के लिए एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? मान लो साइड ए का है, किसी भी एक फेस का आपको एरिया लिखना है, कितना होगा? ए स्क्वायर। पर हमें तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए, गॉस लॉ में। गॉस लॉ में आपको एरिया हमेशा वेक्टर फॉर्म में चाहिए होगा, ध्यान देना, मतलब उसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और 99.99% क्वेश्चंस में आपको क्लोज्ड सरफेसेस ही मिलेंगे, क्योंकि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस, मतलब 100% क्वेश्चंस में आपको क्लोज सरफेस मिलेंगे, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए, ओपन के लिए मैंने ऐसे ही बताया था, यूज कभी नहीं होगा वो। क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करना है? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पहली चीज। और कैसी होगी? आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग, जैसे इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर जाता हुआ, ठीक है। ये बात उसमें कैसे होगा? एक क्यूब है, क्लोज सरफेस ऑब्वियसली, 6 फेसेस हैं, हमको सबके लिए एरिया वेक्टर लिखना है। कैसे लिखोगे बोलो? बेस वाला देखो, नीचे वाला, क्या इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा, है ना। ये वाला देखो, इसके लिए ये होगा। ये वाला देखो, इसके लिए ये होगा। आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर वाला देखो, ये होगा, ठीक है। फ्रंट वाला देखो ऐसा बाहर निकलता हो, और बैक वाला देखो ऐसा जाता हो, ठीक है। फ्रंट वाले के लिए ऐसा आता हो, आउटवर्ड नॉर्मल, और पीछे जो है उसके लिए अंदर जाता हो, ठीक है। मतलब सबके लिए क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, ठीक है, क्यूब शेप का है, तो मान लो मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर निकलता हुआ, सरफेस के, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल आपको लेना है। ये वाला फेस है, इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल। ये वाला फेस है, इसके लिए भी आउटवर्ड नॉर्मल। सामने वाला है, उसके लिए भी आउटवर्ड नॉर्मल। ऊपर वाला है आउटवर्ड नॉर्मल, नीचे वाला है आउटवर्ड नॉर्मल। समझ में आ गया? तो बेसिकली the direction of area vector for a closed surface is always perpendicular to the surface and along outward normal, ठीक है। ओपन की बात करें, अभी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और आप उसमें कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, दोनों पॉसिबल डायरेक्शंस में से कोई भी डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये एरिया एज अ वेक्टर सबको? चलो, तो क्लैरिटी के लिए देखो, एक क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, जिसकी साइड कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है इसका एरिया वेक्टर लिखो, वेक्टर फॉर्म में। एरिया होगा कितना इसका? 25 मीटर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। एरिया वेक्टर विल बी लेंथ ए बी वेक्टर, ब्रेड्थ ए डी वेक्टर, ठीक है। तभी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, देखो ना, एल क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा। तो ए बी वेक्टर कितना होगा हमारा? 5 आई कैप, क्रॉस ए डी कितना होगा हमारा? 5 जे कैप। समझ में आ रहा है? 5 इंटू 5 25, आई क्रॉस जे के कैप, सही है। तो एरिया वेक्टर कितना आ गया? 25 के कैप। के कैप से समझ में आ रहा है? मतलब हमारा स्क्वायर किस प्लेन में रखा हुआ था? एक्स वाई प्लेन में, और एरिया वेक्टर किधर आ रहा है? जेड की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वही तो मैंने बताया था, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? दिख ही रहा है 25, वो तो वैसे भी हमको दिख रहा है, ठीक है। तो नोट डाउन करो। तो बेसिकली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is always perpendicular to the surface, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नोट करो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेसेस, ठीक। फर्स्ट ओपन एंड सेकंड क्लोज्ड सरफेसेस, ठीक है। फर्स्ट ओपन एंड सेकंड क्लोज्ड सरफेसेस, ठीक है। ओपन सरफेसेस में क्या क्या आ सकते हैं? स्क्वायर प्लेट, ठीक, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक, डिस्क, ये सब, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन कैसे लेनी है एरिया वेक्टर की? सो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड चूज वन डायरेक्शन फ्रॉम द 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर 2 पॉसिबल डायरेक्शन होंगी। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो 2 पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, प्लस के और माइनस के, ठीक है। तो आपको कोई एक चूज करनी है, एंड चूज वन डायरेक्शन फ्रॉम द 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है। एंड
यूज दैट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर थ्रू आउट द क्वेश्चन। वैसे आएगा नहीं, उसका ओपन का कभी आता नहीं है। एंड यूज डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर थ्रू आउट द क्वेश्चन। जो आपने दोनों में से चूज किया, जैसे इस क्वेश्चन में मैं माइनस के भी लिख सकता था, ए डी क्रॉस ए बी, तो उसमें माइनस के आ जाता, पर मैंने कोई एक चूज करनी है, या तो प्लस के या माइनस के, तो या तो ये क्रॉस ये या ये क्रॉस ये। ठीक है, समझ में आ गया। एंड चूज वन पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन फ्रॉम द टू पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। डायग्राम जो मैंने बनाया था डिस्क वाला वो बना लेना। ऐसा डिस्क रखी हुई थी ये, ठीक है। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, डिस्क के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या नीचे, तो कोई एक आप लेना है और उसको उसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन में आपको यूज करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो क्लोज्ड सरफेसेस। ठीक है, सेकेंड टाइप जो सरफेसेस की होती है दैट आर क्लोज्ड सरफेसेस। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल आपको क्लोज्ड पे मिलेंगे। ठीक, तो लिखो फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, for closed surfaces, for closed surfaces, comma, the direction of area vector is taken as, या taken along, the direction of area vector is taken along the outward normal, the direction of area vector is taken along outward normal। ठीक है, और क्लोज सरफेसेस का एग्जांपल स्फीयर, जो हम इस टॉपिक में गोसलो में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, क्यूब, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं, गोसलो के। ठीक है, ये भी नोट कर लेना बाद में। तो स्फीयर, क्यूब, ठीक है, बनाओ एक स्फीयर बनाओ। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे सपोज ये एक छोटा सा एरिया मैंने लिया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड नॉर्मल के लोग। ये एक छोटा सा एरिया लिया, तो डी ए वेक्टर किधर होगा आपका, ये एक छोटा सा एरिया लिया, सो डी ए वेक्टर किधर होगा, ये इसके लिए बाहर, इसके लिए बाहर, ऐसे छोटे छोटे डी ए वेक्टर की डायरेक्शन हमने बाहर। ये सब काम आएगा गोसलो में, ध्यान देना, अच्छे सीख लो। सो छोटे छोटे डी ए वेक्टर की हमने डायरेक्शंस देखी, किधर होगी, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये क्यूब बनाओ, तो इसमें 6 फेसेस हैं, 6 के 6 का अगर हमें एरिया वेक्टर लिखना है तो हमेशा किधर होगा, एक फेस पकड़ो, उसके आउटवर्ड नॉर्मल के लो, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, चलो हो गया है सब, चलो समझ में आ गया एरिया। सो एरिया इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जनरली तुमको क्लोज्ड के लिए ही याद रखना है, तो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होगी हमेशा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अच्छे समझना, यहीं से हम गो स्लो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगली टर्म क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, एक गिवन सरफेस से, कोई भी सरफेस हमारे पास, एक गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस करती हैं गिवन सरफेस को, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है, एक गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस की हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब जिस सरफेस से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस करेंगी जिस सरफेस को, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी आपकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वेयर डी ए इज एरिया। ठीक है, तो गिवन सरफेस का हम क्या लेंगे, गिवन सरफेस का एरिया लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे,
और दोनों का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और इंटीग्रेशन मारेंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है। और अगर आपका ई कांस्टेंट हुआ, ये तो ई जब वेरिएबल होगा तब होगा, पर अगर सपोज आपका ई कांस्टेंट हुआ तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी डायरेक्टली गिवन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। तो अगर तुम्हारा ई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, देन फ्लक्स विल बी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। पर अगर आपका ई वेरिएबल हुआ, इफ ई इज वेरिएबल, जो जनरली वेरिएबल ही रहेगा, अगर आपका ई वेरिएबल हुआ तब आपको इंटीग्रेट मार के सोल्व करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट मारेंगे, गिवन सरफेस पे हम एक छोटा सा एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, अभी अभी हमने सीखी एरिया वेक्टर की, आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग। ठीक है। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है। दोनों की वैल्यूज डालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स डालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, या फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो बेसिकली मतलब क्या, ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या था वो आपको इस टॉपिक में समझ में आएगा, क्योंकि हमको इस टॉपिक में फ्लक्स निकालना है। पूरे गॉस लॉ में हमको क्या निकालना होता है, फ्लक्स। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स का मतलब क्या है कि गिवन सरफेस से, वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब सुनना ध्यान से। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ चुके हम लोग, ए इज एरिया वेक्टर। अब समझ में आया एरिया वेक्टर हमने क्यों पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, गिवन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, बराबर। ई वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे रीजन में जो होगी, ई वेक्टर और ए वेक्टर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगर ई मेरा कांस्टेंट है उस पूरे रीजन में, अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होता जाएगा, अगर उस पूरे रीजन में मेरा ई कांस्टेंट है तो डायरेक्टली फ्लक्स विल बी गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। डॉट का मतलब पता है ना सबको, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो मतलब अगर इसको लिखें हम तो फाई विल बी ई ए कॉस थीटा, ए डॉट बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E vector and A vector, where is E is electric field and A is area vector। तो सुनना आप ध्यान से, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन रीजन में कांस्टेंट है तो आप गिवन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो किधर है, ई वेक्टर की डायरेक्शन देखो किधर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। यहां तक समझ में आ गया। पर अगर सोचो गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरिएबल है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना, लॉजिकली सोचना, ये एक मेरे पास डिस्क है, ठीक, यहां एक पॉइंट चार्ज मैंने रखा है, क्या इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, क्या वो फील्ड लाइंस आपकी इस डिस्क से भी निकलेंगी, जैसे इधर। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सपोज ये कोई डिस्क है मेरी, यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा Q एट अ डिस्टेंस सपोज x। तो मेरा एक सवाल है, क्या इस प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस Q से ओरिजिनेट करती हैं, तो वो क्या इस डिस्क से भी निकलेंगी। तो जितनी फील्ड लाइंस इस डिस्क से पास हुई हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया। पर क्या इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ना आपकी, KQ/R²। तो अगर E वेरिएबल है तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, मतलब मैं उस सरफेस में एक छोटा सा एरिया लूंगा, ठीक है, एलिमेंट लूंगा छोटा सा, उस DA वेक्टर की डायरेक्शन देखूंगा, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन देखूंगा, दोनों की वैल्यू यहां पे डालूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, प्रॉपर लिमिट्स लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, गिवन सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो। समझ में आ रहा है। तो अगर आपका E कांस्टेंट है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली गिवन एज E वेक्टर डॉट A वेक्टर, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A इज एरिया वेक्टर। ठीक है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है अभी अभी हमने देखा, समझ में आ गया सबको। और A डॉट B क्या होता है आपका, AB cos थीटा, तो फ्लक्स कैन बी गिवन एज EA cos थीटा। तो दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसकी SI यूनिट कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बोलो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर, फोर्स बाय चार्ज, सॉरी न्यूटन पर कूलम।
और इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वोल्ट पर मीटर, और इसकी हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर, ठीक है। कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बताई थी वोल्ट पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये होगी वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द गिवन रीजन, देन द फ्लक्स थ्रू द सरफेस कैन बी डायरेक्टली गिवन बाय E वेक्टर डॉट A वेक्टर, where E is electric field, A is area vector. But if the electric field is variable, ठीक है, जैसे पॉइंट चार्ज हमने रख दिया तो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आ जाएगी आपकी, ठीक है। बट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, देन द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, वेयर DA वेक्टर इज एरिया ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। तो मैं उस गिवन सरफेस में एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ूंगा, उस एलिमेंट का DA वेक्टर निकालूंगा, उसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा E के साथ, इंटीग्रेट मारूंगा प्रॉपर लिमिट्स के साथ, तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म है, तो सबसे पहली टर्म हमने आज पढ़ी एरिया वेक्टर, एरिया एज अ वेक्टर। दूसरी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दोनों टर्म्स पढ़नी ही पड़ेंगी हमको गॉस लॉ आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। गॉस लॉ में डायरेक्टली यूज होगी, क्योंकि गॉस लॉ हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस, डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। इट इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ब्रैकेट में लिख लेना इफ E इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ E इज कांस्टेंट। E वेक्टर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, A वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। लिख लिया यहां तक। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, सो फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। सो फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। E डॉट A क्या होगा, E A cos थीटा। लिख लिया यहां तक। अच्छा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर, ठीक। अभी धीरे धीरे खुद सीख जाओगे कैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, कैसे फ्लक्स निकालना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिखो, दो पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लाइन में, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट मीटर, कैपिटल V डैश M। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट मीटर, ठीक है। SI यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट मीटर। लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, if electric field is variable, then phi is equal to integration E vector dot DA vector, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। चलो हो गया यहां तक। चलो अब समझते हैं फ्लक्स का मतलब क्या। ध्यान से अब सुनना। सपोज ये कोई सरफेस है मेरे पास, सुनना आप ध्यान से, ये कोई सरफेस है मेरे पास, ठीक है। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और यूनिफॉर्म है, सपोज E मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इस सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो कैसे निकालोगे, क्या E वेक्टर की ये डायरेक्शन है बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सपोज गिवन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करें तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। और वो कब पॉसिबल है, सोच के देखो। फ्लक्स विल बी जीरो व्हेन एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर इज 90 डिग्री, ठीक है। कैसे होगा वो भी हम अभी फील लेंगे। सपोज ये सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन है इस सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो कितना होगा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो गिवन सरफेस का एरिया किधर होगा, ये A वेक्टर हो गया हमारा, है। फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। दोनों में एंगल कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू A, वेयर E इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ए इज एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। ठीक, अब सुनना ध्यान से। सपोज ये सरफेस मैंने अब ऐसा रख दिया, ऐसा ना करके मैंने ऐसा रख दिया। अब जब मैंने सरफेस ऐसा रखा, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो रही, ऐसे जा रही है। तो मेरा सवाल है, क्या इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी? स्क्वायर है मान लो, क्या इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखो तो ई वेक्टर ऐसा है, आई कैप के अलोंग, ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये या ये। ठीक है, तो दोनों केसेस में या तो ये ले लो या ये, कोई एक ले लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो हमने ये लिया, बराबर। तो ए वेक्टर ऐसा, ई वेक्टर ऐसा, दोनों में एंगल कितना? 90। तो दोनों में एंगल अगर 90 होगा तो cos 90 विल बी 0। तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, मतलब कोई फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सरफेस को ऐसा रख देंगे, है ना, और फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो इस सरफेस से थोड़ी ना कोई फील्ड लाइंस पास करेंगी। पर अगर सरफेस को ऐसा रख दें और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो बिल्कुल पास करेंगी, और सबसे ज़्यादा करेंगी। सोच के देखो, और मैथमेटिकली भी सबसे ज़्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि ई डॉट ए में आपका जब निकालोगे तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ई भी इधर, ए भी इधर। थीटा 0, cos 0 1, तो मैक्सिमम फ्लक्स आपका आएगा। ठीक, सोच के देखो, हम इस सरफेस को ऐसा आड़ा तिरछा कर दें, ऐसा किसी एंगल पे इंक्लाइंड। ठीक है, अब क्या होगा? अभी भी फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अब क्या फील्ड लाइंस जो होंगी, जो फ्लक्स लिंक होगा, वो इस केस से कम होगा जब एकदम सीधा था। ठीक है, कितना होगा इस बार? ये ऐसा है, एरिया वेक्टर किधर आएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा। ठीक है, और ई ऐसा, तो ई और ए में एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका क्या आ जाएगा? फ्लक्स। ठीक है, मतलब पूरी चर्चा का मतलब क्या है? कुछ ऐसा। सपोज ऐसा सीधा बना ही लेते हैं। सपोज ये है मेरे पास एक डिस्क जिसकी रेडियस है आर। ध्यान से अब सुनना, ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी? आर। ठीक, अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज ई नॉट। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक, सेकंड केस, एक और क्वेश्चन देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी भी यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड ई नॉट। ठीक है, और ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया गया है 37 डिग्री। ठीक है, रेडियस अभी भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान से अब सोचना, 2 मिनट का समय है, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तीनों अच्छे से सोचना। और थर्ड, ये एक डिस्क है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 डिग्री। ठीक है, इस केस में और इस केस में फर्क है आपका, ध्यान दो। ये ऐसी रखी है रिंग, मतलब डिस्क, और इस थर्ड केस में ऐसी रखी है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक, सोचना, तीनों केस, 2 मिनट का समय है। क्वेश्चन है, फ्लक्स निकालो तीनों, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कैसी डिस्क रखी हुई है, ध्यान से समझना। तीनों केसेस में डिस्क की रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है विद मैग्नीट्यूड ई नॉट। ठीक है, सोचो। अब क्लियर हो जाएगा आपको क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे निकालते हैं, कैसे एरिया वेक्टर लेते हैं, कैसे ई वेक्टर लेते हैं। सोचो सोचो थोड़ा। सोच लिया? चल देखो, अब मैं आंसर बता रहा हूं, सब लोग मैच करना, आया कि नहीं आया। अभी तो हम
क्या देख रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम चर्चा कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म जब होगी तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसका भी क्वेश्चन अभी देखेंगे। चलो, पहले का आंसर आपका आएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर, जिसका हो गया, अच्छी बात है। दूसरे का आपका आंसर आएगा, ध्यान से करना, दूसरा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू 3/5, ठीक है। और लास्ट का आंसर बहुत मजेदार, दैट विल बी 0, ठीक है। कितना आएगा लास्ट का आंसर? 0। कैसे रखा है वो समझो। देखो, पहले का क्या ई नॉट जे कैप के अलोंग है, मतलब ई वेक्टर। एरिया किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो भी इधर ही। दोनों में एंगल कितना होगा आपका? 0। ये होगा आपका एरिया वेक्टर। दोनों में एंगल कितना दिख रहा है? 0। तो ई और ए में एंगल 0, तो 5 विल बी ई ए cos 0, दैट विल बी 1। सो ई इज ई नॉट, ए इज पाई आर स्क्वेयर, तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो सेकेंड केस में एरिया वेक्टर किधर होगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ये। तो ई और ए में एंगल कितना होगा? क्या 37? नहीं, कैसे होगा? देखो, ये एरिया और ये ई दिख रहा है, और ये एंगल मैंने 37 दिया है, तो दोनों में कितना होगा? 53 डिग्री, ई और ए में। समझ में आया? तो फ्लक्स विल बी ई ए cos 53, एंड cos 53 इज 3/5, ई इज ई नॉट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। लास्ट में 0 क्यों आया? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में रखा है और फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा? परपेंडिकुलर, के अलोंग, है ना। तो जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा फ्लक्स? ई डॉट ए, ध्यान से सुनना, मैं मैथमेटिकली निकाल रहा हूं। ई वेक्टर बोलो, ई नॉट को रिजोल्व करो, तो ई वेक्टर विल बी 4E0/5 आई कैप प्लस 3E0/5 जे कैप। ई नॉट 37 डिग्री पे इंक्लाइन था, बराबर। डॉट एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? पाई आर स्क्वायर के कैप, बाहर की तरफ, ठीक है। आई का के साथ, जे का के साथ, बोलो 0 होगा कि नहीं होगा? आई का के साथ क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, अरे बोलो 0। जे का के साथ वो भी 0, तो फ्लक्स आपका कितना आ जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं? आई का के साथ मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल 0। जे का के साथ वो भी 0। आई का आई के साथ 1 होता है ना। समझ में आ गया? वो तो देख के पता चल रहा था। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ई प्लेन के अंदर और ए प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ई और ए में एंगल 90, ई और ए में एंगल 90, सो cos 90 विल बी 0, तो फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। आगे बढ़े, चलो और क्लियर करने के लिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सपोज ये क्यूब है आपका, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, गलती होने के चांसेस है इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई नॉट, राइट की तरफ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में, ठीक है। मतलब इस फेस के लिए भी ई नॉट है और ये जो आगे फेस है इसके लिए भी ई नॉट है। स्क्वायर की क्यूब की साइड ए है, ठीक है। पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई नॉट। तो क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बहुत गलती होने के चांसेस है इसमें। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, ठीक है। करो ट्राई, ऑप्शंस मैं सामने दे रहा हूं। ई नॉट ए स्क्वायर, 2E0A², 4E0A² एंड डी इज 0। ध्यान से समझना, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स आपका पास होगा, मतलब फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। करो ट्राई। क्या होता है फ्लक्स? यूनिफॉर्म फील्ड है तो ई डॉट है। कैसे करेंगे सोचो, करें? तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना, आंसर मैच करना। आंसर इज डी, 0। क्यों होगा आप ध्यान से सुनना, इमेजिन करना। टॉप सरफेस देखो, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। अपने रूम जहां आप बैठ के देख रहे हो उसको इमेजिन करना। टॉप सरफेस को जब आप ध्यान से देखेंगे, एरिया वेक्टर किधर आएगा? ऑब्वियसली आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसा। ई किधर है? ऐसा। ई और ए में एंगल 0, तो इससे फ्लक्स कितना लिंक होगा?
0। सिमिलरली बॉटम वाले से 0। सही है। पीछे और आगे इन दोनों से भी 0, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसा, आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग, और ई ऐसा, ई और एम एंगल 0, तो इससे भी 0 और पीछे वाले से भी 0। तो कौन से बचे? दो। तो दो कौन से बचे आपके? ये दो बचे, ये। ठीक है। अब ये दो जब बचे आपके, तो इससे और इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा वो कैसे निकालोगे? यहां से फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है। और इसके लिए भी ई नोट है और इसके लिए भी ई नोट। अगला एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम ई को भी वेरी करवा देंगे, तब उसमें कैसे करना वो देखेंगे। तो इसके लिए भी ई नोट, इसके लिए भी ई नोट। बराबर। कैसे करेंगे हम? ध्यान से सुनना। लॉजिकल है एक चीज कि जितनी फील्ड लाइंस इसमें से अंदर जा रही हैं, क्या उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विल बी 0। ये लॉजिकल है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ये बात समझ में आ रही? क्या किया मैंने? जितनी फील्ड लाइंस यहां से अंदर एंटर कर रही हैं क्यूब में, क्या उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रही होंगी। ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा हमारा? नेट फ्लक्स विल बी 0। अब कैसे इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले इस सरफेस को देखो। इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल, ये माइनस आई के अलोंग। फील्ड किधर है? प्लस आई के अलोंग। ठीक है। दोनों में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो फ्लक्स विल बी ई ए कॉस 180, दैट इज -1। तो फ्लक्स विल बी माइनस ई ए। सही है। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस दैट विल बी माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, एरिया। ठीक। अब देखते हैं ये वाले को। इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब ये आई के अलोंग। समझ में आ रहा है? ये दो थे आपके, ये दो सरफेसेस थे। इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल माइनस आई, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल माइनस आई, सॉरी प्लस आई। और ई भी किधर है? प्लस आई। दोनों में एंगल 0, दोनों में एंगल 0। तो फ्लक्स कितना आएगा आपका? φ2, दैट विल बी ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। और बाकी चारों सरफेसेस से, टॉप, बॉटम, पीछे वाला और ये आगे वाला, सबके लिए ई और ए परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स आपका कितना? 0। सो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद विल बी 0, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, और उन चारों का 0। तो सबको ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स आपका कितना आएगा? 0। ठीक है। सो नेट फ्लक्स विल बी 0। ठीक है। नोट करो इसको और अच्छे से समझो हमने क्या किया, फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि इसमें बहुत लोगों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। मतलब मान सकते हो चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपको इसको बार बार देखना ही पड़ेगा समझने के लिए। फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। भले ही हमको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, पर हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। तो अच्छे से समझो इसको कि फ्लक्स होता क्या है, कैसे हमने निकाला, इंटीग्रेट कब करेंगे, डायरेक्ट ई डॉट ए कब लगाएंगे, कब 0 होगा फ्लक्स। सोच के देखो ना, ऐसा इमेजिन करना। इमेजिनेशन का खेल है फ्लक्स, मतलब इमेजिनेशन का खेल है पूरा। आपको इमेजिन करना आना चाहिए। मतलब आप इमेजिन करना कि मेरे पास एक क्यूब है और फील्ड ऐसे आ रही है, यूनिफॉर्म फील्ड। तो क्यूब से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो टॉप सरफेस को देखो, उससे तो जा ही नहीं सकती फील्ड लाइंस, ऐसे आ रही है ना। टॉप सरफेस से कैसे जाएंगी? बॉटम से नहीं जा सकती, फ्रंट से नहीं जा सकती, बैक वाले से नहीं जा सकती। और वो हम मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं, क्योंकि ई और ए में एंगल 90 होगा इन चारों फेसेस के लिए, तो फ्लक्स तुम्हारा आएगा ही नहीं, है ना। तो बचा फ्लक्स किस किस के लिए? ये जो इधर वाला दिख रहा है और ये जो इधर वाला दिख रहा है। अब इससे जितना फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी यहां से बाहर निकलेंगी। तो नेट फ्लक्स कितना लिंक होगा? 0। ठीक है। और मैथमेटिकली देखो तो इस वाले के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग, क्लोज सरफेसेस के लिए बताया था मैंने, आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग। ठीक। और अंदर आपका क्या है? फील्ड है। तो फील्ड आई के अलोंग, एरिया माइनस आई के अलोंग, तो आपका फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। फ्लक्स एक स्केलर है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये लाइन लिख लेना जहां पे आपने फ्लक्स लिखा था। बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0। ये कुछ भी हो सकती है। 0 होगी व्हेन ई एंड ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेगेटिव होगी व्हेन एंगल बिटवीन ई एंड ए आर इज ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा। ठीक है। और पॉजिटिव होगी कब? व्हेन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज एक्यूट। ठीक है। और मैक्सिमम कब होगी? जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा। समझ में आ गया?
तो इस सरफेस से जब हमने देखा तो फ्लक्स आया था माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, और इससे आया था प्लस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। नेट फ्लक्स उसने मांगा था, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जब मांगेगा तो सब सारे फ्लक्स को ऐड कर दो तो नेट फ्लक्स हमारा 0 आएगा। इंडिविजुअल से मांगेगा तब ये आंसर सही है, मतलब इस सरफेस से, फर्स्ट सरफेस से ये, और सेकंड सरफेस से ये। समझे? अब कुछ कुछ समझ में आया फ्लक्स? कोई नहीं, धीरे धीरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं मजेदार, तब और क्लियर होगा। देखो अब आगे, थोड़ा सा इमेजिन करना। ठीक है, ये एक क्यूब है हमारे पास, कैसा इमेजिन कर पा रहे हो? ये ऐसा रखा हुआ, मतलब ये फेस ऐसा है और उधर वाला ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वेरिएबल लेते हैं, ई नॉट एक्स आई कैप, मतलब x के साथ वेरी कर, और किसी में वेरी नहीं कर रही है, सिर्फ x में वेरी कर रही है, ना y में कर रही है ना z में, सिर्फ x में वेरी कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कितनी पास करेंगे इस पूरे क्यूब से? क्यूब की साइड a है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है। और क्यूब की साइड आपको a दी गई है, और ओरिजिन से ये वाला सरफेस है, ये भी a दूरी पे है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या कर रही है? वेरी कर रही है, ध्यान देना। कर लिया ट्राई? जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना। चलो देखो, आंसर मैच करना अपना, अगर समझ में आ गया। देखो अब ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आई में, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, सबके लिए कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ई और ए परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ पा रहा है? अब इसके लिए देखना ध्यान से, इसके लिए ये सरफेस दिख रहा है, और इसके लिए पिछले केस में इसकी जितनी नेगेटिव में आई थी फ्लक्स, उसके लिए प्लस में आ गई थी, ठीक है, और नेट हमारी 0 आ गई थी। पर क्या इस बार ऐसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और है, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और है। समझ में आ रहा है? एरिया की डायरेक्शन वो तो अभी भी किधर होगी? आउटवर्ड नॉर्मल। उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। सही है? तो निकालें? अब ध्यान से सुनना, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पहले सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? ई ऐसा, एरिया इधर, तो माइनस ई ए, ई डॉट ए मैंने डायरेक्ट कर लिया। समझ में आ गया यहां तक? तो कितना हो गया बोलो? माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, और कितना एक्स है आपका? ए, सो ई विल बी ई नॉट इंटू ए, इंटू एरिया, इसका एरिया कितना? ए स्क्वायर, ठीक। फ्लक्स थ्रू सेकेंड, उधर वाला सरफेस, वो कितना होगा? प्लस ई ए, क्योंकि उसके लिए एरिया भी उधरी और फील्ड तो एक्स में है ही। तो कितना होगा वो फ्लक्स? ई, ई कितना? ई नॉट इंटू टू ए। ये क्या किया? हाँ, क्योंकि उसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो होगी a प्लस ए, इस सरफेस के लिए a प्लस ए दैट इज 2a, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ई नॉट इंटू टू ए, इंटू एरिया वो कितना होगा? ए स्क्वायर। खत्म सवाल। तो फाइनाइट विल बी 2 ई नॉट ए क्यूब माइनस ई नॉट ए क्यूब, दैट विल बी ई नॉट ए क्यूब, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे फ्लक्स निकालना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एरिया या फील्ड हमारी वेरिएबल है,
ठीक है, जब फील्ड हमारी वेरिएबल होगी तब फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अभी तक हमारी फील्ड कांस्टेंट थी, इसमें वेरिएबल थी, ठीक है, पर वेरिएबल कैसी थी ध्यान से, क्योंकि एक्स हमें डायरेक्ट पता था तो हम ई का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बता सकते थे, तो हमने डायरेक्टली ई डॉट ए से कर दिया। ठीक है, अब एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, कि अगर हमारी फील्ड भी वेरी करेगी तो हम कैसे सोल्व करेंगे। और फिर इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में मैं उसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलो नोट करो इसको अच्छे से। ठीक, समझ में सबको। चलो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है, सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, फ्लक्स हम क्या बोल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों तरह से हम फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं। फील्ड यूनिफॉर्म है तब कैसे, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब कैसे। ठीक है, चलो नॉन यूनिफॉर्म का निकालते हैं, फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट से बताऊंगा। नीट वाले लोग अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे, एक मैं टॉपिक बताऊंगा आज के लेक्चर में, सॉलिड एंगल, ध्यान से सुनना। जेई एडवांस और जेई मेंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। नीट वाले पूरा टॉपिक भी छोड़ देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मैथ है उसमें। ठीक है, तो नीट वाले लोग अगर पूरा टॉपिक भी छोड़ देंगे सॉलिड एंगल चलेगा। तो सॉरी वॉइस चली गई थी। तो नीट वाले लोग जो हैं, अभी इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगा सॉलिड एंगल, तो अगर वो पूरा टॉपिक छोड़ना भी चाहें तो पूरा छोड़ सकते हैं, पर मेंस और एडवांस वालों के लिए उसको करना है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल खत्म होने के बाद तुरंत बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा गॉस लॉ। ठीक है, तो वहां से नीट वालों को वापस से स्टार्ट करना है। तो अगर दिक्कत हो रही है, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो पूरा टॉपिक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर अभी जो आज पढ़ा अभी तक, एरिया वेक्टर, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, कैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं, फ्लक्स यूनिफॉर्म फील्ड है तो कैसे निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है वो अब सीखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो वो सब आपको अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ना है। इस क्वेश्चन के बाद जो हम सॉलिड एंगल स्टार्ट करेंगे उसमें लगेगा 15-20 मिनट, वो पूरा आप छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, पर मैथ वाले लोगों को, इंजीनियरिंग वालों को उसको करना ही पड़ेगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से अब सुनना, इमेजिन करना, ये एक डिस्क है आर रेडियस की। ठीक, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू एट अ डिस्टेंस सपोज एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ये पूरी डिस्क से कितना फ्लक्स जो है वो पास होगा। ठीक है, वो हमको निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। अब एक चीज मुझे बताओ, जब ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी? क्या वो फील्ड लाइंस डिस्क से भी पास होंगी? तो अगर वो फील्ड लाइन डिस्क से पास हो रही हैं तो ऑब्वियसली उससे फ्लक्स पास होगा। वही क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसकी वजह से जो फील्ड है वो वेरिएबल होती है आपकी? ये कैसा डिस्क रखा है, ये ऐसा रखा है, ध्यान से समझना, ये डिस्क ऐसा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट चार्ज सामने है और ये डिस्क ऐसा है, ये रिंग है वैसे, ये डिस्क, ये पॉइंट चार्ज इधर रखा है और ये डिस्क मानो इसको, ये डिस्क ऐसे रखी है, तो इस पॉइंट चार्ज से ऐसी फील्ड लाइंस आएंगी, ऐसी बाहर की तरफ, बताया था ना। तो ये फील्ड लाइंस इससे भी पास होंगी, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वही हमको निकालना है। तो फील्ड आपकी इस बार नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसको फ्लक्स आ गया है, मुझे लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकता है। ये डिस्क है पूरा, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया पूरा, वो इस वीडियो को पॉज करे और ट्राई करे, और जिनको नहीं आया वो समझने की कोशिश करे। ठीक, चलो अब देखो क्या कैसे करना है सॉल्व। तो क्या मैं इसमें एक एलिमेंट लूं? ऑब्वियसली डिस्क में एलिमेंट कैसा होगा आपका, पढ़ चुके हो आप बहुत बार। ये होगी हमारी एक रिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं छोटा r, ठीक, और थिकनेस मान लेते हैं dr। इमेजिन करना, इमेजिनेशन का खेल है बहुत, ठीक है। फ्लक्स मतलब आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि ई किधर है, एरिया कैसा है, फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, वो सब। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट से, जो मैंने रिंग माना है, इससे मैं अगर फ्लक्स निकाल लूं, है ना, और उसको इंटीग्रेट कर दूं, है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स जो डिस्क से होगा आपका लिंक, है ना। तो कैसे निकालोगे वो? पढ़ा था, जब भी आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, जब भी आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो फ्लक्स कितना आएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। डी ए मतलब जो एलिमेंट है उसका एरिया। कैसा एलिमेंट मैंने लिया है? एलिमेंटल रिंग। हम सुनना बहुत ध्यान से, ये हमारा है एलिमेंट, बहुत बड़ी डिस्क में मैंने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, रिंग, एलिमेंटल रिंग। इसकी कुछ थिकनेस भी है, सामने चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है, इमेजिन करना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, प्लस क्यू की वजह से फील्ड क्या ऐसी आएगी? ऐसी, आउटवर्ड, प्लस क्यू से आउटवर्ड, मतलब ये अगर हम ऐसा बनाए तो ये देखो सही बनाया, ये होगी ई वेक्टर की डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये होगी ई वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया किधर होगा? ऑब्वियसली एरिया किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखना मैं सही बना रहा हूं क्या? ये होगा मेरा एरिया, डी ए वेक्टर। देखो ध्यान से, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, तो ई वेक्टर ये, एरिया परपेंडिकुलर तो ये, और दोनों में एंगल कितना आपका? मान लो थीटा। वो थीटा हम ज्योमेट्री से आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहां तक बताओ सही है या नहीं है? और वो थीटा, तो ये भी आपका थीटा आएगा, सही है। अच्छा, तो फ्लक्स कितना आएगा? छोटा सा फ्लक्स बोलो, डी फाइव, इससे ई डॉट डी ए, सो डी फाइव कितना हो जाएगा आपका? ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। तो डी फाइव कितना? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से बोलो कितना? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, मेरे एलिमेंट का एरिया, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ये अपॉन ये, सो दैट विल बी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या किया, समझ में आ रहा है? हमको डिस्क से फ्लक्स निकालना था इस प्लस क्यू चार्ज की वजह। और फ्लक्स क्यों आएगा? क्योंकि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी जो डिस्क से पास होंगी, और फील्ड लाइंस पास हो रही है मतलब फ्लक्स आएगा, ठीक। अब वो फील्ड जो है प्लस क्यू की वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो मुझे तुरंत क्लिक किया कि हाँ मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या किया, उस डिस्क में एक छोटी सी एलिमेंट माना रिंग, उस रिंग से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो मैंने निकाला, उसको इंटीग्रेट मारा, तो पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा वो मेरा आ जाएगा, ये मैंने सोचा। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, स्मॉलर रेडियस की रिंग, डी आर थिकनेस की। थिकनेस क्यों ली? क्योंकि मुझे उसका एरिया लिखना पड़ेगा। अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड, सीख चुके हो। एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर, इमेजिन कर पा रहे हो? ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ई ऐसा, दोनों में एंगल मान लो यहाँ पे थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे भी तो थीटा ही बन रहा होगा। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? ऑब्वियसली ई डॉट डी ए, छोटा सा फ्लक्स, वो कितना होगा? ई डी ए कॉस थीटा, बराबर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटू डी ए, मेरे एलिमेंट का एरिया, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ये बाय है, खत्म सवाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे कैसे करें इसको। अच्छा, यहां वेरिएबल कौन है आपका? छोटा आर। क्यों? क्योंकि छोटा आर आपने माना है रिंग का रेडियस, वो रिंग का रेडियस ही तो वेरी करेगा, एक्स वेरी नहीं कर रहा है इस बार, एक्स तो प्लस क्यू का डिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट ही है आपका। अच्छा, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? इस छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स बाहर लो, के क्यू एक्स इंटू 2 पाई,
अंदर बचेगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आधे लोग तो इसी में देख के डर जाते हैं, मेडिकल वाले स्पेशली। फिर से आ गया है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब स्टेप इसके याद हो जाने चाहिए आपको। कैसे इंटीग्रेशन निकालना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? टी स्क्वायर, बराबर। तो आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन 2r dr, एक्स क्योंकि कांस्टेंट है 0, टी स्क्वायर का 2t dt, बराबर। तो उसका इंटीग्रेशन पूरे का क्या हो जाएगा? आर डी आर, उसको मैंने क्या लिख दिया बोलो? टी डी टी। देखो आर डी आर को टी डी टी लिखा। नीचे क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने टी स्क्वायर माना, और टी स्क्वायर की पावर 3/2 लगा, दैट विल बी टी क्यूब। बहुत बार कर चुके हैं अभी इंटीग्रेशन। तो 1/t स्क्वायर कितना होता है? 1/t स्क्वायर का -1/t। अरे ये तो आता है, एक ही वेरिएबल बचा ना, तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t। ठीक है, सो -1/t, टी को वापस डाल दो क्योंकि टी तुमने खुद माना था, √r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आ गया। सो 5 विल बी kqx इंटू 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन आया -1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सही है यहां तक? चलो, लिमिट किसकी? छोटे आर की। छोटा आर रिंग का रेडियस, छोटे से पूरा तक जाएगा, तो 0 से कैपिटल आर। कितना हो गया बोलो? क्यू एक्स इंटू 2 के की वैल्यू डाल दो 4πε0, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। सही है यहां तक? इनटू पहले डलेगा कैपिटल आर, तो -1/R² प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन के साथ माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट डलेगी 0, तो वो हो जाएगा 1/x। सही है? अच्छा, क्या हो गया बोलो? q/2ε0 दिख रहा है सबको? इनटू एक्स अंदर ले जाते हैं तो x/x 1 माइनस x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मुश्किल था ना? थोड़ा बहुत तो मुश्किल है, पर अगर अच्छे से समझोगे, तपस्या करोगे, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ के आ रहे हैं कि एरिया वेक्टर से हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ठीक, फ्लक्स को निकालते कैसे है। दो अलग अलग तरीके मैंने सीखे क्वेश्चन से। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इस क्वेश्चन में जो हमने किया तब कैसे निकालना है। ठीक है, ये सब हम सीखे हैं आज के लेक्चर में। अभी और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। देखना, उससे एक लाइन में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लो, इसका आंसर देखो, और कल इसी क्वेश्चन को देखना हम एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे। किसके कंसेप्ट से? सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से। ठीक है, चलो पढ़े थोड़ा सा। तो अगले 10-15 मिनट जो हैं वो हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, नीट वाले लोग छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे किया वो समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो देखो, देखो बचपन में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि अगर ये मेरे पास कोई आर्क है और ये सेंटर है उस सर्कल का, ठीक है, रेडियस है सपोज r, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो मैं आर्क लेंथ डायरेक्टली लिख सकता हूं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस कैपिटल R इंटू एंगल सबटेंडेड दैट इज थीटा। पढ़े थे बचपन में? ये जो थीटा आपका होता है, दिस थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। शायद ये भी पढ़े होगे। इस थीटा को हम एक नाम देते हैं प्लेन एंगल, जो हम मेजर करते हैं, बताओ किसमें? रेडियन में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं? रेडियन में हम मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड एंगल नहीं भी पढ़े तब भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पर सॉलिड एंगल से स्पेशली एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या होता है? जो हम बचपन में 9th 10th में 11th में अभी भी यूज करते हैं, वो हम प्लेन एंगल यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मेरे पास एक आर्क है, ठीक है, वो एक सर्कल का सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा, तो उस आर्क की लेंथ हम कितना लिखते हैं? रेडियस कैपिटल R इंटू एंगल सबटेंडेड दैट इज थीटा।
ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है वो ध्यान से समझना, फील लेना थोड़ा सा, सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है, एक कौन इमेजिन करना, कौन देखा है सबने, ऐसा आइसक्रीम वाला जो रहता है, देखा है सबने, है ना। तो ये जो कौन है, ये वर्टेक्स पे जो एंगल बनाता है, ये यहां पे ये जो एंगल बनाता है, जो 3D एंगल बनता है, 3D बनेगा ना, ठीक है, इसी 3D एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, सॉलिड एंगल। मतलब ये जो कॉनिकल सरफेस है, ये जो वर्टेक्स पे एंगल बनाता है, इसको हम टोटल एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। 3D में होता है आपका। और ये जो आधा एंगल होता है थीटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल। आगे हम एक रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन हाफ एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल और हाफ एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली अगर आपने एक कोन देखा है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, तो उसमें जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है 3D में, उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो और ये जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, ये जो आधा एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल। तो थोड़ी देर में हम रिलेशन सीखेंगे बिटवीन हाफ एंगल ऑफ अ कोन एंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड एंगल के सिंबल की, तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है ओम से। यही सिंबल हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस का सिंबल शायद आप पढ़े भी होंगे 9th-10th में। रेजिस्टेंस का भी सिंबल यही होता है ओम, तो सॉलिड एंगल का भी यही होता है। यूनिट्स की बात करें तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियंस, उसकी होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली, फील लेना क्या होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉनिकल सरफेस एट द वर्टेक्स एट दिस पॉइंट P। इस P पॉइंट पे इस कॉनिकल सरफेस ने जो 3D एंगल सबटेंड किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास ये एक गिवन सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास एक गिवन सरफेस है, इमेजिन करना। ठीक है, बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सपोज ये मेरे पास एक गिवन सरफेस है, ठीक, और एक और पॉइंट है मेरे पास, ये है P। ठीक, इमेजिन करना, बहुत मजेदार चीज है। अब सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, सुनना। इस गिवन सरफेस की, मान लो इसका एरिया A है, इस गिवन सरफेस के पेरीफेरी से, पेरीफेरी दिख रहा है सबको, पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से इस P पॉइंट को ज्वाइन करो, हर एक पॉइंट से। ठीक है, अब बोर्ड पे ऐसा ही दिखेगा आपको, समझ लेना खुद से, फील लेना कि सॉलिड एंगल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एक गिवन सरफेस था हमारे पास, इस गिवन सरफेस की हम कर क्या रहे हैं, पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से हम इस P पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही उधर से भी आएगा, दिख रहा है यहां तक। अच्छा, अब ये जो P पॉइंट है हमारा, देखो ध्यान से, ये हमारा गिवन सरफेस था जिसका एरिया मान लो छोटा सा एरिया DA है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ताकि ये डिस्टेंस ये सारे डिस्टेंस लगभग सेम हो आपके। ठीक है, और एक्चुअल में सेम होंगे भी, क्योंकि इमेजिन करो ये ऐसा सरफेस है, ठीक है, ये पॉइंट P है, तो पेरीफेरी से हम हर पॉइंट से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कैसा सरफेस आपको दिखेगा, क्या एक कॉनिकल सरफेस है ना। तो यहां पे ये जो एंगल सबटेंड हुआ, ये वाला 3D में, ये इमेजिन कर पा रहे हो, उस गिवन सरफेस ने P पॉइंट पे ये जो 3D में एंगल सबटेंड किया, इसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है, ये 3D में जो एंगल सबटेंड हुआ, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो बेसिकली जब हम पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक कॉनिकल सरफेस दिखाई देगा, एक ऐसा। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल सबटेंड हुआ, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल।
ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना एक मजेदार चीज। अब अगर ये सरफेस हम ऐसा लेते, उधर ना लेके ये लेते, इमेजिन करना, ये सरफेस लेते हम, ठीक है, वो लिया, अब ये लिया, मान लो इसका एरिया है डी ए डैश, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके लिए सॉलिड एंगल कौन सा होगा, इस वाले सरफेस के लिए? क्या इसके लिए भी सॉलिड एंगल यही होगा? क्यों? क्योंकि पेरीफेरी के हर पॉइंट से जब आप ज्वाइन करोगे तब अभी भी सॉलिड एंगल आपका यही बनेगा। समझ में आ रहा है? बस फर्क किस चीज में आ जाएगा? फर्क आ जाएगा इसका ये डिस्टेंस में, ये छोटा होगा और ये आपका बड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या होता है सॉलिड एंगल? हो समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एक गिवन सरफेस के लिए किसी पी पॉइंट पे सॉलिड एंगल बनाना है तो एकदम सिंपल सा फंडा है, क्या करो, सपोज ये गिवन, मैं फिर से बना रहा हूं, ये गिवन सरफेस है। अब यहां से एक रिजल्ट आना स्टार्ट होगा सॉलिड एंगल का, तो सॉलिड एंगल का फील लो और वो रिजल्ट याद करो और उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखाऊंगा। सपोज ये कोई सरफेस है, बहुत छोटा सा एरिया है इसका, बहुत छोटा सरफेस है, ठीक है, मान लो इसका एरिया है डी ए, दिस इज आवर पॉइंट पी। तो ये पी पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, कैसे निकालोगे? पी इसके पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से, पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से इस पी पॉइंट को ज्वाइन करो। किया? ठीक, तो यहां पे ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड योर सॉलिड एंगल विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, मतलब ओम से डिनोट करते हैं, ओमेगा नहीं, विच इज डिनोटेड बाय ओम। समझ में आ गया? तो ये जो 3D में एंगल सबटेंड हुआ, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, अब ध्यान से सुनना एक रिजल्ट। सपोज इस P पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला इस सरफेस से कैपिटल आर है। कितना है? कैपिटल आर। अब इसका यूज क्या होगा? सिर्फ इसका रिजल्ट हमको पता होना चाहिए, वो रिजल्ट ही हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। देखो इस P पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज आर, ठीक है। अच्छा, तो अब इस सरफेस का एरिया कैसे डिफाइन किया जाता है? दिस डी ए इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। पी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इमेजिन करना, देखना, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ठीक, और पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है? आर। मतलब सुनना ध्यान से, मतलब ये जो आर आएगा, ठीक, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा डी ए वेक्टर, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये मतलब है। ठीक, तो इसका डीए, ये एरिया कैसे निकालना है? दिस डीए विल बी सॉलिड एंगल विच इज सबटेंडेड एट पॉइंट पी, दैट इज ओम, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो डीए विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब सुनना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, शायद यूज कभी कभार हो जाता है वो, सुनना ध्यान से। ये सरफेस ऐसा ना होके मतलब अभी अभी कैसा है ये, इसका जो डीए आप निकालोगे और आर निकालोगे दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए मैंने डीए डायरेक्ट लिखा है वहां पे। ठीक, मतलब जो मैंने सॉलिड एंगल लिखा है ओम, दैट विल बी डीए बाय आर स्क्वायर, गिवन सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, सोचो ये है सरफेस 1। अब ये सरफेस ऐसे ना होके ऐसा होता, इससे बनाते हैं, ऐसा होता, ऐसा, समझना ध्यान से, फील लेना, ये ऐसा ना होके ऐसा होता, जिसका एरिया होता डीए डैश, डीए की जगह डीए डैश। अब मुझे एक चीज बताओ, पी पॉइंट पे सॉलिड एंगल वही सबटेंड करेगा ओम या कुछ और? वही सबटेंड करेगा। क्यों? अभी भी क्या होगा, जब आप पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से आप मिलाएंगे, जब आप अभी ऐसा एंगल बनाएंगे, ये वाला, ये, ठीक है, तो आपका ये सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, सही है। पर अब आपको जब ये ओम लिखना है, जैसे पिछले में अगर मैं अलग से बनाऊं, जब मैंने ये वाला लिया था, ठीक है,
पी पॉइंट यहाँ पे था, ये डिस्टेंस आपको कैपिटल आर दिया था, डायरेक्टली आपका इसका जो एरिया था वो ऐसा था, आर भी ऐसा है आपका, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने क्या किया था, ये जो एंगल बन रहा था आपका, इसको लिखा था आपने डी ए बाय आर स्क्वेयर, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अब फंडा क्या हो गया, अब आपका एरिया ऐसा ना हो के ऐसा हो गया, पी पॉइंट ऐसा है, पर अभी भी पी पॉइंट पे क्या बनेगा, जब आप पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से मिलाएंगे, अभी भी पी पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या बनेगा, ओम बनेगा। और अब इसका एरिया है डी ए डैश, ठीक है। अब मेरा सवाल उठता है कि अब आप ओम लिखेंगे, वो आप क्या लिखेंगे, क्या डी ए डैश बाय आर स्क्वायर, आर अभी भी यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पिछले में तो हमने डायरेक्ट लिखा था डी ए बाय आर स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे, क्या डी ए डैश बाय आर स्क्वायर, नहीं। अब ये कैसे लिखना, ध्यान से सुनना, मतलब क्या ये होगा आपका डी ए डैश परपेंडिकुलर, बराबर। तो आपको इसको रिजोल्व करना पड़ेगा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, डी ए डैश कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपको ये सॉलिड एंगल कैसे लिखना है, दिस ओम विल बी डी ए डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर अभी भी ये वाला परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, समझ में आ गया। जैसे उस केस में अगर ये डी ए डैश है और डी ए डैश ऐसा आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा डी ए डैश कॉस थीटा, समझ में आ गया, क्यों, आर के डायरेक्शन में, सही है। तो बेसिकली ओम इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ओम इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस केस में क्या था, एरिया जो वेक्टर था वो ऐसा ही था, आर भी ऐसा ही था, सीधा हमने डी ए बाय आर स्क्वायर लिखा है। पर जब हम इस सरफेस को लिए तब हमारा डी ए डैश ऐसा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पर आर तो ऐसा है मेरा, है ना। तो अब कैसे लिखना है आपको, ये ओमेगा, ये ओम कैसे लिखना है, अब इसका कंपोनेंट ऐसा लेना पड़ेगा आपको, अलोंग आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो कंपोनेंट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, ये डी ए डैश, ये डी ए डैश कोस थीटा, सही है। सो ओम विल बी गिवन एज डी ए डैश कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका सॉलिड एंगल। जानता हूं मैं थोड़ा सा मुश्किल है, पर करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन रुक जाएंगे, क्वेश्चन आराम से होंगे। पर वही है, कोई 10 मिनट में क्वेश्चन होगा जिसको आप इससे 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड में। जैसे हमने क्वेश्चन किया था अभी डिस्क वाला, 10 मिनट लगा था लगभग हमको, देखो उसको 10 सेकंड में कैसे सोल्व करना है, वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे। समझ में आ गया सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली एक गिवन सरफेस के लिए, अगर हमें मुझे सॉलिड एंगल ड्रॉ करना है किसी पी पॉइंट पे, तो मैं कैसे करूंगा, उसके पेरीफेरी के हर एक पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, और वहां पे जो 3D में एंगल सबटेंड होगा, एक कॉनिकल सरफेस बनेगा, 3D में जो एंगल सबटेंड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अगर गिवन सरफेस का एरिया हमको पता है तो सॉलिड एंगल ओम से डिनोट होता है, ठीक है। और वो कितना होता है, गिवन सरफेस का एरिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट का इस एरिया से, तो उसके अलोंग आपको एरिया का कंपोनेंट लेना। अगर पहले से ही एरिया उसके अलोंग है तो डायरेक्टली वही एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। पर अगर एरिया ऐसा है आपका, सरफेस ऐसा है आपका, तो उसका एरिया तो ऐसा जाएगा, तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा आर के डायरेक्शन के अलोंग, सही है। तो इस गिवन क्वेश्चन में, इस गिवन डायग्राम में ये जो ओम है ये दो तरीके से डिफाइन हुआ है। दिस ओम इज गिवन एज डी ए बाय आर स्क्वायर एंड दिस ओम इज ऑल्सो गिवन बाय डी ए डैश कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर डी ए डैश इज एरिया ऑफ दिस सरफेस एंड डी ए इज एरिया ऑफ दिस सरफेस। समझ में आया सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़े थोड़ा, बस एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, उसके बाद बाकी कल करेंगे, ठीक है। ये सब अच्छे से लिख लेना, डी ए डैश, डी ए क्या किया हमने, क्या होता है सॉलिड एंगल, यूनिट क्या होती है, ये जो 3D में एंगल बनता है कॉनिकल सरफेस के वर्टेक्स पे, ठीक है। चलो आगे समझ में, चलो देखो अब आगे। तो अब ध्यान से सुनना, सपोज कि ये मेरे पास एक कौन है, ये वर्टेक्स है उसका P,
अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो एंगल होता है आपका थीटा, दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल। ठीक है, तो अब मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं एक सॉलिड एंगल में और एक हाफ एंगल में। ये होगा आपका सॉलिड एंगल, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय ओम। ठीक है, इसकी भी एक डेरिवेशन है, वो जरूरत नहीं है आपको करने की, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूं। जिसको डेरिवेशन करनी है मैं अलग से बता दूंगा। सो दिस ओम विल बी, मतलब दिस सॉलिड एंगल विल बी गिवन बाय 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसी से हम न्यूमेरिकल 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द सॉलिड एंगल विच इज सबटेंडेड बाय दिस कॉन एट इट्स वर्टेक्स विल बी गिवन बाय 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज हाफ एंगल। तो अगर मुझे हाफ एंगल पता है, ठीक है, एक कॉनिकल पोर्शन के लिए, तो मैं उस हाफ एंगल की हेल्प से सॉलिड एंगल निकाल सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे इसका एरिया पता है, क्या मैं एरिया से भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल। अगर मुझे इस पी पॉइंट से ये डिस्टेंस आर पता है और इसका एरिया है सपोज ए, तो मैं सॉलिड एंगल को डायरेक्टली बोले क्या लिखूंगा? ए बाय आर स्क्वायर। ये तो हम सीखे हैं अभी अभी, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसा होगा, आड़ा तिरछा ऐसा होता। ठीक है, तो ऐसा होता तो एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ता हमको, वो कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली हमको सॉलिड एंगल हाफ एंगल पता होता है, इसलिए हम उसकी हेल्प से सॉलिड एंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एरिया पता है तब हम इससे निकाल लेंगे। ओके, चलो समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो सॉलिड एंगल अच्छे से देखो क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज कैसे होगा। कल जो आज हमने न्यूमेरिकल किया था बड़ा सा डिस्क वाला, उसका हम डेरिवेशन करेंगे कल बाय यूजिंग सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तो बाकी कल करेंगे। तो अच्छे से आज का लेक्चर थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा हार्ड है, तो अच्छे से समझो एरिया वेक्टर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने फ्लक्स बहुत सारे तरीके से निकाला, फील्ड यूनिफॉर्म में, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में, वो सब। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा सॉलिड एंगल, तो इसको भी अच्छे से पढ़ो। और नीट वाले लोगों के लिए स्पेशली, अगर नहीं पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंस एडवांस वालों को पढ़ना है। ठीक है, चलो।